सभी को प्रणाम। आप सभी का स्वागत है टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास में। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अप्रोचेस टू लर्निंग। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को देखना है टीचिंग स्टाइल्स कौन से होते हैं, उसके बारे में हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। और अगला हमारा टॉपिक रहेगा मोडेलिटीज ऑफ टीचिंग, और सबसे लास्ट में हम लोगों को देखना है इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों को आज कवर करनी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं अप्रोचेस टू लर्निंग, यानी कौन कौन सी अप्रोचेस होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है हमारा पेडागोजी, जिसको हिंदी में बोला जाता है शिक्षा शास्त्र। तो ये होता क्या है देख लेते हैं। दिस इज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग, यानी क्या है, ये पारंपरिक तरीका है पढ़ाने का। बहुत जो जो पुराने समय से चलता आ रहा होता है वैसा तरीका है। ठीक है, ऑफन एसोसिएटेड विद चिल्ड्रन। It involves a teacher-centered approach where the educator decides what, how and when the learner will learn। मतलब क्या है, ये एक टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। ये आपको याद रख लेना है। पेडागोजी क्या है? टीचर सेंटर्ड अप्रोच। ये इसका कीवर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, मतलब हिंदी में क्या याद रखोगे आप लोग? यह एक शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण है, जहां शिक्षक ही सब कुछ तय करता है कि जो शिक्षार्थी है यानी स्टूडेंट है वो क्या करेगा, कैसे करेगा और कब किस चीजों को सीखेगा। क्योंकि टीचर सेंटर्ड है, यानी पूरा जो मेन फोकस है वो टीचर पे है। टीचर ही हर सारी चीजें डिसाइड कर रहा है कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगा, कब पढ़ाया जाएगा, कौन से टीचिंग जो एड्स होते हैं उसका उपयोग किया जाएगा, उनका किस प्रकार से इवेल्युएशन होगा। मतलब ये सारी जो चीजें होंगी शुरू से लास्ट तक हमारी, वो सारी जो चीजें होगी वो डिसाइड किया जाएगा टीचर के द्वारा। ठीक है, और लर्नर का क्या रोल है इसमें? द लर्नर इज डिपेंडेंट ऑन द टीचर फॉर गाइडेंस एंड नॉलेज। यानी जो शिक्षार्थी होगा वो मार्गदर्शन और ज्ञान के लिए शिक्षक पर निर्भर करेगा। क्योंकि टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, सारा कुछ टीचर को ही देखना है, इसलिए जो एक लर्नर है वो डिपेंडेंट होगा टीचर के ऊपर हर चीज के लिए, हर प्रकार की गाइडेंस के लिए, और जितनी भी वो उनको नॉलेज प्रदान करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा इसका? अ स्कूल क्लासरूम वेयर अ टीचर डिलीवर्स अ लेक्चर ऑन फोटोसिंथेसिस, assigns homework and test students on the material. The teacher decide what is taught and how। मतलब उदाहरण में क्या लिया कि यदि हम कोई प्रकाश संश्लेषण पर एक व्याख्यान दिया जाता है किसी अध्यापक के द्वारा, तो अध्यापक बच्चों को क्या करता है, उसका होमवर्क प्रदान करता है कि आपको क्या गृह कार्य करके लेके आना है इस पर। और जितनी भी सारी चीजें होती है वो सारा टीचर ही डिसाइड करता है कि उनको कैसे सिखाया जाना है और क्या सिखाया जाना है। ठीक है, तो इसका कीवर्ड आपको याद रखना है। पेडागोजी का कीवर्ड होगा टीचर सेंटर्ड अप्रोच, यानी शिक्षक केंद्रित यह एक दृष्टिकोण इसमें शामिल होता है। ठीक है, तो ये हमारी पहली अप्रोच है, पेडागोजी। आगे बढ़ते हैं, दूसरी इसमें आती है हमारी एंड्रागोजी। इसमें क्या होता है? दिस फोकसेस ऑन एडल्ट लर्निंग, यानी यह वयस्क सीखने पर केंद्रित है। इट एम्फेसाइजेस सेल्फ डायरेक्शन एंड ऑटोनॉमी विद लर्नर्स टेकिंग एन एक्टिव रोल इन डिसाइडिंग देयर लर्निंग पाथ। द टीचर एक्ट्स मोर एज अ फैसिलिटेटर। यानी इसमें क्या होगा, जो जितने भी हमारे सीखने वाले होंगे, लर्नर होंगे, वो अपने तरीके से सीखेंगे। ठीक है, वही सारी चीजें डिसाइड करेंगे कि सीखने के रास्ते को तय करेंगे। ये सारी चीजें जो लर्नर होगा वो खुद ही डिसाइड करेगा। पेडागोजी में क्या था, सब कुछ टीचर डिसाइड कर रहा था, लेकिन एंड्रागोजी में वैसा नहीं है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सारी चीजें डिसाइड करते हैं। शिक्षक बस एक सूत्रधार के रूप में ही कार्य करता है, मतलब एक फैसिलिटेटर होता है। वो उन लोगों को उस चीज में सहायता करता है। ठीक है, जो एंड्रागोजी होती है, मतलब जहाँ पे उनको जरूरत पड़ रही है, कहीं पे उनको कुछ समझ आ नहीं रहा है, तो वहां पे वो अपने शिक्षक की सहायता लेते हैं, टीचर की हेल्प लेते हैं। ठीक है, द लर्नर इज सेल्फ डायरेक्टेड एंड मोटिवेटेड बाय प्रैक्टिकल टास्क ओरिएंटेड गोल्स। ठीक है, जो शिक्षार्थी होता है स्वनिर्देशित, व्यवहारिक और कार्य उन्मुख लक्ष्यों से प्रेरित होता है।
ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। उदाहरण क्या होगा? अ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सेशन where employees participate in workshops to improve their leadership skills. They engage in discussions, share experiences, and apply the concepts to real world scenarios. मतलब कोई एक वर्कशॉप चल रही है जहाँ पे उनको क्या करना है, जो एम्प्लॉयज है, जितने भी कर्मचारी है, जो उनका नेतृत्व कौशल है उसमें सुधार लाना है, इसलिए वो काफी लोग उसमें सम्मिलित होते हैं। वे चर्चाएं करते हैं, अपने अनुभवों को साझा करते हैं और अवधारणाओं को वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों में लागू करते हैं। ठीक है, पिछले वाला जो था पेडागोजी वो था हमारा टीचर टीचर सेंटर्ड, सेंट्रिक, और जो हमारा एंड्रागोजी होगा वो स्टूडेंट स्टूडेंट सेंटर्ड। सेंटर। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा तीसरा ह्यूटागोजी। ये क्या होता है? दिस इज सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग. It goes beyond andragogy by empowering learners to manage their own learning entirely, often in non-linear and innovative ways. It encourages creativity, reflection, and adaptability. ठीक है, दो हमने देख लिया, एंड्रागोजी और पेडागोजी। अब देखते हैं ह्यूटागोजी क्या होता है। यह होता है स्व निर्धारित सीखने से इसका अर्थ होता है, जो ह्यूटागोजी होता है। यह शिक्षार्थियों को सशक्त बनाकर अपने स्वयं के सीखने का प्रबंधन करने के लिए पूरी तरह से अक्सर गैर रैखिक और अभिनव तरीकों से आगे बढ़ाता है। मतलब इसमें जो एक सीखने वाला होता है वो सारी चीजें खुद ही करता है, अपने तरीके से करता है। ठीक है, यह रचनात्मकता, प्रतिबिंब और अनुकूलनशीलता को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि कैसे हो सकता है। और क्या है इसमें? द लर्नर टेक्स फुल कंट्रोल ऑफ देयर लर्निंग प्रोसेस, ऑफन इन अ नॉन लीनियर एंड इनोवेटिव वे। ठीक है, उदाहरण क्या होगा इसका? An entrepreneur learning about digital marketing by exploring online courses, watching YouTube tutorials, and experimenting with strategies on their own. They set their own learning objective and adapt as they go. मतलब अगर किसी को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखना है, ठीक है, किसी भी चीज का उदाहरण आप ले सकते हो, किसी और चीज के बारे में भी सीखना हो, उसके लिए क्या करेगा? वो देखेगा, ऑनलाइन देखेगा कि क्या क्या चीजें किस तरीके से हम लोग सीख सकते हैं, कि यूट्यूब वीडियोस देखेगा, या अलग अलग प्रकार से एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू वो सीखेगा। मतलब वो सारी चीजें जो है वो खुद ही कर रहा है, इसमें कोई उसका ना कोई टीचर है ना कोई फैसिलिटेटर है। मतलब वो जो भी सीखना चाह रहा है वो खुद से शुरू कर रहा है। ठीक है, अपने हिसाब से, अपने तरीके से, जब उसको समय लग रहा है या जब उसकी इच्छा है सीखने की। ठीक सेल्फ है, ड्रिवन है ये, हाँ जी, ये सेल्फ ड्रिवन है। सेल्फ ड्रिवन। हाँ जी, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये तीन अप्रोचेस जो थी वो क्या क्या थी हमारी? पेडागोजी, एंड्रागोजी और ह्यूटागोजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा टीचिंग स्टाइल। टीचिंग स्टाइल्स कौन से होते हैं? पहला है हमारा अथॉरिटेटिव स्टाइल, यानी आधिकारिक, जिसको शैली बोला जाता है हिंदी में। क्या होता है? अ बैलेंस्ड अप्रोच वेयर द टीचर सेट्स क्लियर एक्सपेक्टेशंस एंड रूल्स but also fosters a supportive and engaging environment. मतलब एक संतुलित दृष्टिकोण होता है जहां शिक्षक स्पष्ट अपेक्षाएं और नियम निर्धारित करता है। मतलब इसमें भी वही है, थोड़ा थोड़ा जैसे हमने पहले पढ़ा ना, कि जो भी कुछ चीजें हैं वो क्या करेगा? टीचर डिसाइड करेगा कि क्या कैसे होगा, किस तरह से पढ़ाया जाएगा, किन चीजों का उपयोग किया जाएगा पढ़ाने में, क्या चीजें उनको बताई जाएगी, किस तरह से उनका टेस्ट लिया जाएगा, सारी चीजें। लेकिन क्या करता है? एक सहायक और आकर्षक वातावरण को भी बढ़ावा देता है। मतलब कहीं ना कहीं वो बच्चों को एंगेज रखना चाहता है, ऐसा एनवायरनमेंट प्रदान करता है जिससे बच्चे कहीं ना कहीं टीचिंग लर्निंग में एंगेज रहे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा? अ टीचर एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस व्हाइल मेंटेनिंग डिसिप्लिन। मतलब कि एक शिक्षक क्या कर रहा है? छात्रों को अनुशासन बनाए रखते हुए सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा अथॉरिटेटिव स्टाइल। ठीक, नेक्स्ट है हमारा लाइसेंस फेयर स्टाइल। इसमें क्या होता है? अ हैंड्स ऑफ अप्रोच वेयर द टीचर प्रोवाइड्स minimal guidance,
allowing students to explore and learn independently। ये अलग है, इसमें मिनिमल गाइडेंस होगी, यानी बहुत कम गाइडेंस दिया जाएगा, मतलब जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है बस वहाँ पे थोड़ा सा उनको गाइड कर लिया जाएगा। ठीक है, जहाँ शिक्षक क्या करता है, न्यूनतम मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिससे छात्रों को स्वतंत्र रूप से पता लगाने और सीखने की अनुमति मिलती है। यानी जो भी वो कुछ सीखेंगे वो इंडिपेंडेंट तरीके से सीखेंगे और बहुत सारी नई नई चीजें एक्सप्लोर करेंगे। जहाँ उनको थोड़ी समस्या आएगी वहां पे टीचर उनको थोड़ा बहुत गाइड कर देगा। ठीक है, जैसे क्या उदाहरण है, अ टीचर लेट स्टूडेंट्स चूज देयर ओन प्रोजेक्ट्स एंड वर्क एट देयर ओन पेस। मतलब शिक्षक छात्रों को अपनी परियोजनाओं का चयन करने और अपनी गति से काम करने देता है। मतलब अगर कोई प्रोजेक्ट देना चाह रहा है टीचर, तो ऐसा नहीं वो खुद से अलग अलग चीजें बच्चों को देगा कि मान लो रोल नंबर 1 ये करके लाएगा, रोल नंबर 2 के लिए अलग प्रोजेक्ट दे दिया, नहीं। वो बच्चों को खुद बोलेगा आप अपने हिसाब से अपने लिए प्रोजेक्ट चूज करो कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट करके लेके आना है, और अपने हिसाब से उसको करके लेके आओ, जितनी स्पीड से आप कर सकते हो, जितना आपका पेस है करने का। और जहाँ थोड़ी बहुत उनको जरूरत पड़ेगी वहां पे उनको सहायता भी की जाती है अध्यापक के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लाइसेंस फेयर स्टाइल। अगला है हमारा डेमोक्रेटिक स्टाइल। इसमें क्या होता है, ये कोलैबोरेटिव अप्रोच वेयर द टीचर इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन डिसीजन मेकिंग एंड एनकरेजेस एक्टिव पार्टिसिपेशन। यानी सहयोगी दृष्टिकोण होता है जहां शिक्षक को निर्णय लेने में छात्रों को भी शामिल किया जाता है और सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाता है। मतलब अगर कोई कोलैबोरेटिव अप्रोच है, मतलब दोनों इसमें साथ साथ है, टीचर भी है स्टूडेंट भी है। ठीक है, उदाहरण के लिए यहाँ पे देखते हैं, अ टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू वोट ऑन द टॉपिक्स दे वांट टू स्टडी। कि छात्र शिक्षक क्या करेगा, छात्र को उन विषय पर मतदान के लिए कहेगा जिसका वे अध्ययन करना चाहते हैं। अब टीचर इसमें भी ऐसा नहीं करेगा कि खुद से बोल दिया कि आपको आज क्या पढ़ाएंगे हम लोग, ये नहीं। वो खुद से बच्चों को डिसाइड करने के लिए बोलेगा। मान लो हमने आपको 4 ऑप्शन दे दिए कि आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड का कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, उसका हमने 4 ऑप्शन दे दिया, तो आपको वो स्वतंत्रता दे दी जाएगी कि आप लोग उसमें से सिलेक्ट करके बताओ कि आपको कौन सा टॉपिक आज पढ़ना है। तो ये हो गया डेमोक्रेटिक स्टाइल। ठीक है, तो ये 3 स्टाइल्स हमने पढ़े, अथॉरिटेटिव स्टाइल, लाइसेंस फेयर स्टाइल और डेमोक्रेटिक स्टाइल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे आगे हमें पढ़ना है मोडेलिटीज ऑफ टीचिंग, यानी क्या क्या इसमें आता है। तो पहला सबसे पहले देख लेते हैं, टीचिंग क्या होता है। अ प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज टू लर्नर्स। यानी शिक्षार्थियों को ज्ञान, कौशल और मूल्यों को प्रदान करने की एक प्रक्रिया जो होती है उसको शिक्षण कहा जाता है। उदाहरण के रूप में देखें तो अ टीचर एक्सप्लेनिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स इन अ क्लासरूम। मतलब कक्षा में कोई गणित की अवधारणाओं को समझाया जा रहा है तो वो टीचिंग हो रही है। या हिंदी के बारे में बताया जा रहा है, हिंदी की क्लास हो रही है, साइंस की क्लास हो रही है, किसी और चीज की क्लास हो रही है, तो वो सारी टीचिंग हो रही है। जैसे अभी मैं आपको जो करवा रही हूँ वो क्या है, टीचिंग है। ठीक है, अब ट्रेनिंग क्या होता है, अब देख लेते हैं। ट्रेनिंग, ट्रेनिंग को बोलते हैं प्रशिक्षण, टीचिंग होता है शिक्षण। ठीक है, ट्रेनिंग फोकस्ड ऑन डेवलपिंग स्पेसिफिक स्किल्स थ्रू प्रैक्टिस एंड रिपीटिशन। यानी अभ्यास से और पुनरावृत्ति के माध्यम से विशिष्ट कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना। कि कोई आपको कोई स्पेसिफिक स्किल सीखनी है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है और उस चीज को दोहराना पड़ता है। ठीक है, उदाहरण से समझेंगे ट्रेनिंग क्या होगी। अ शेफ लर्निंग नाइफ स्किल्स इन अ क्यूलिनरी वर्कशॉप। यानी एक पाक कार्यशाला में, मतलब जहाँ पे भोजन पकाया जाता है, वहां पे एक जो शेफ है वो क्या कर रहा है, नाइफ स्किल सीख रहा है। मतलब चाकू को अलग अलग तरीके से कैसे चलाया जाता है, या सब्जियां किस प्रकार से काटी जा सकती है अलग अलग तरीके से। तो ये क्या है, एक ट्रेनिंग चल रही है, तो इसके लिए क्या होगा, बहुत उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, और बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से उसकी जो ये स्किल है वो अच्छे से सुधर जाएगी। ट्रेनिंग अलग अलग चीजों की होती है, जैसे टीचिंग की भी ट्रेनिंग होती है, तो
तो उसमें भी क्या करवाया जाता है कि बच्चों को क्लासरूम में भेजा जाता है। ठीक है, क्लासरूम में भेजा जाता है, उनको छोटा सा कोई टॉपिक दे दिया जाता है, उस पे वो पढ़ाते हैं, तो वो भी उनकी ट्रेनिंग चल रही है और वो चीजें बार बार होती है। वो अपना मूल्यांकन करते हैं या दूसरे उनके साथी जो होते हैं वो उनका मूल्यांकन करते हैं, और जो कमी रहती है अगली बार को उसमें सुधार करके वो और अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। तो ये हमारा डिफरेंस है टीचिंग में और ट्रेनिंग में। ठीक है, इसी में आगे आता है हमारा कंडीशनिंग। कंडीशनिंग क्या होता है? एस्टेब्लिशिंग ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज थ्रू रीइंफोर्समेंट ऑफन सीन इन बिहेवियरल साइकोलॉजी। ठीक है, सुदृढ़ीकरण के माध्यम से स्वचालित प्रतिक्रियाएं स्थापित करना, और ये किसमें होता है? अक्सर व्यवहार मनोविज्ञान में देखा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, अ डॉग बीइंग ट्रेन्ड टू सिट यूजिंग ट्रीट्स एज रिवॉर्ड्स। मतलब अगर आपको किसी कुत्ते को बैठना सिखाना है, उसकी उस चीज की उसको बताना है, तो आप क्या कर सकते हो? कुछ उसको रिवॉर्ड दे सकते हो, या अगर वो बैठेगा तो उसको उसकी कोई मनपसंद खाने की चीज दे दी, तो इससे उसकी कंडीशनिंग हो रही है। मतलब बार बार वो चीजें तभी करेगा, वो बैठेगा तभी उसको पता है अब मुझे कुछ अपना फेवरेट चीज खाने को मिलेगी, तो उसकी कंडीशनिंग हो रही है। ठीक है, तो इससे उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है। ठीक, ये हो जाती है हमारी कंडीशनिंग। अगला क्या आता है? इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश। प्रोवाइडिंग स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस टू परफॉर्म अ टास्क और अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट। यानी एक कार्य करने या एक अवधारणा को समझने के लिए चरण दर चरण मार्गदर्शन प्रदान करना। अ मैनुअल एक्सप्लेनिंग हाउ टू असेंबल फर्नीचर, कि एक फर्नीचर को इकट्ठा करने के तरीके के बारे में बताना कि कैसे कर सकते हैं। या अगर हम साधारण भाषा में समझे तो जो हमारी योग की कक्षाएं होती है, योगा क्लासेस होती है, उसमें भी हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं एक एक करके, कि मान लो अगर किसी को हमें सूर्य नमस्कार कराना है तो हम इंस्ट्रक्शंस देंगे कि पहले आपको ये करना है, फिर आपको दूसरा स्टेप ये करना है, इस प्रकार से करना है। तो ये सारी जो चीजें आती है, तो ये होती है हमारी सारी इंस्ट्रक्शंस के अंतर्गत आती है, यानी निर्देश जो दिए जा रहे हैं। ठीक है, फिर अगला हमारा इसी में है इंडोक्ट्रिनेशन। टीचिंग अ फिक्स्ड सेट ऑफ बिलीव्स विदाउट एनकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग और क्वेश्चनिंग। यानी महत्वपूर्ण सोच या पूछताछ को प्रोत्साहित किए बिना विश्वासों का एक निश्चित सेट सिखाना। ठीक है, प्रोपेगेंडा यूज्ड टू इंस्टिल स्पेसिफिक आइडियोलॉजीज, यानी एक विशिष्ट विचारधारा को स्थापित करने के लिए जो उपयोग किया जाता है, कि किस कोई इस प्रकार के बिलीफ आप लोगों के अंदर डाल दिए जाए, लेकिन उसमें क्या हो कि आप लोग आगे से कोई क्वेश्चन ना करो, ना कोई उसके बारे में ज्यादा सोचो। कि कोई जैसे मान लो इस प्रकार से कि जब आप घर से बाहर निकलो तो आपको अपना दाहिना पैर आगे छोड़ना है, या फिर रास्ते में अगर बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो आपको आगे नहीं बढ़ना है, थोड़ा वेट कर लेना है। इस प्रकार की जो चीजें हैं, मतलब इस प्रकार के बिलीफ सेट करना। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर कोई क्वेश्चनिंग ना करे और सीधे सीधे उन पर विश्वास कर ले, तो ये आ जाता है हमारा इंडोक्ट्रिनेशन में। ठीक है, फिर अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, कई बार मैचिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार इस प्रकार से आ जाते हैं कि इनमें से कौन से इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर्स है या कौन से नहीं है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, की बिहेवियर्स होते हैं और हेल्पिंग बिहेवियर्स होते हैं। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं की बिहेवियर्स, यानी जो मुख्य व्यवहार है वो कौन से हैं। तो ये 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, इसको स्टार मार्क कर लेना और ध्यान रखना। पहला है लेसन क्लैरिटी, यानी पाठ की स्पष्टता। प्रेजेंटिंग आइडियाज इन अ क्लियर स्टेप बाय स्टेप मैनर टू एंश्योर ऑल लर्नर्स अंडरस्टैंड। यानी सभी शिक्षार्थियों को समझने के लिए एक स्पष्ट चरण दर चरण तरीके से विचारों को प्रस्तुत करना। मतलब कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो बिल्कुल अच्छे प्रकार से क्लियर होना चाहिए और अच्छे प्रकार से प्रेजेंट करना है, ताकि जितने भी लर्नर्स हैं उन सभी को वो बातें समझ में आए। ठीक है, और दूसरा है इसमें इंस्ट्रक्शनल
वैरायटी यानी निर्देशात्मक विविधता। यूजिंग डाइवर्स टीचिंग टूल्स, एक्टिविटीज एंड क्वेश्चनिंग टेक्निक्स टू कीप स्टूडेंट्स एंगेज्ड। ठीक है, तो इसमें ये सारी चीजें आ जाती है। हिंदी में इसको देखें तो हिंदी में क्या होगा, छात्रों को व्यस्त रखने के लिए विविध शिक्षण उपकरण, गतिविधियां और पूछताछ तकनीकों का उपयोग करना। यानी जैसे अलग अलग प्रकार के टीचिंग टूल्स हो गए, अगर किसी की ऑफलाइन क्लास चल रही है तो कभी उसको प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ा लिया, कभी चार्ट के माध्यम से पढ़ा लिया, या अलग अलग एक्टिविटीज के माध्यम से करा सकते हैं। कभी उनकी इंडोर क्लास ले ली, कभी आउटडोर जाके उनको कोई प्रैक्टिकल चीजें समझाई। ठीक है, या फिर अलग अलग प्रकार की क्वेश्चनिंग टेक्निक्स का उपयोग कर सकते हैं। इससे क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका इंटरेस्ट भी बना रहता है क्लास में, और वो कहीं ना कहीं उसमें व्यस्त रहते हैं। नहीं तो अगर उनको क्लास बोरिंग लग रही है, एक ही तरीके से उनको कराया जा रहा है, तो चीजों को अच्छे से समझ भी नहीं पाते और उनका इंटरेस्ट भी नहीं होता है। इसलिए इंस्ट्रक्शनल वैरायटी होती है ताकि स्टूडेंट्स को एंगेज रखा जा सके। ठीक, पहला हो गया लेसन क्लैरिटी, दूसरा इंस्ट्रक्शनल वैरायटी। तीसरा आता है हमारा इसी में टीचर टास्क ओरिएंटेशन, यानी शिक्षक कार्य अभिविन्यास। ठीक, इसमें क्या होगा, मैनेजिंग टाइम इफेक्टिवली, ऑर्गेनाइजिंग लेसन्स एंड हैंडलिंग इंटरप्शंस स्मूथली। मतलब प्रभावी रूप से समय का प्रबंधन करना, ये टीचर के लिए है। ठीक है, कि आपको समय को बहुत अच्छे से उपयोग करना है। सबक का आयोजन करना, सबक नहीं होगा ये पाठ होगा, पाठ यानी जो आपका लेसन है, ठीक है, उसका आयोजन करना और व्यवधानों को सुचारू रूप से संभालना, कि अगर कोई इंटरप्शन आ रहा है आपकी क्लास में तो आप उसको किस तरह से संभालें। मतलब ये सारी चीजें एक टीचर में होनी चाहिए, इसीलिए इनको की बिहेवियर्स बोला गया है। मतलब ये मुख्य व्यवहार है, ये तो होने ही होने चाहिए। कि अच्छे से आपको टाइम भी मैनेज करना आना चाहिए। अब क्लास अगर 3 से 4 है तो 3 से 4 में आप उसको खत्म कर दो। ऐसा नहीं है आप 3 के बजाय 3:30 जुड़ रहे हो, फिर बच्चे भी लेट जुड़ रहे हैं, ऐसे आगे बढ़ते जा रहे हो। या आपकी 3 से 4 होनी थी क्लास, आपने बिना बताए आज क्लास लगाई ही नहीं, बच्चों को बताया ही नहीं, तो उनको कैसे पता चलेगा। ठीक है, और अच्छे प्रकार से लेसन आपको बनाने हैं जो एक दूसरे से जुड़े हो। अच्छे से लेसन प्लानिंग करनी है, पहले दिन जो पढ़ाया दूसरे दिन उसको थोड़ा बहुत पूछ लिया और उससे रिलेटेड आगे की चीजें करवाना। ठीक, ये सारा इसमें आ जाता है। चौथा है हमारा एंगेजमेंट इन लर्निंग, यानी सगाई नहीं होगा ये, यानी बच्चों को एंगेज रखना, सीखने में उनको एंगेज रखना। मॉनिटरिंग स्टूडेंट एक्टिविटीज एंड प्रोवाइडिंग इंटरेस्टिंग इंडिपेंडेंट टास्क। मतलब जो स्टूडेंट की गतिविधियां हैं उन पर निगरानी रखना है और उनको दिलचस्प और स्वतंत्र कार्य प्रदान करने। कि जो भी आपके क्लास में जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं बच्चे, ये ऑनलाइन में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ऑफलाइन में आसान होता है। आपको आपके सामने सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से उन लोगों पर निगरानी रख सकते हो। ठीक है, उनको कुछ इंटरेस्टिंग टास्क दे सकते हो, कुछ इंडिपेंडेंट टास्क दे सकते हो करने के लिए, या कोई आप बोल सकते हो कि कल को आप अपने फेवरेट किसी चीज पर ऐसे लिख के लेके आना, कोई पोइम लिख के लेके आना, इस प्रकार से जिसमें बच्चों, मतलब हमारा मेन जो फोकस है वो यही होना चाहिए कि बच्चों का एंगेजमेंट हो क्लास में, अच्छे से उनका इंटरेस्ट बना रहे और जो उनको कराया जा रहा है वो उनको समझ आए। मतलब उन ओवरऑल जो है उनकी लर्निंग होनी चाहिए। इसलिए ये सारे जो बिहेवियर्स है बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। ठीक, पांचवा की बिहेवियर आता है हमारा स्टूडेंट सक्सेस रेट, यानी छात्र सफलता दर। Ensuring students spend time on tasks that allow them to understand material with minimum errors. यानी छात्रों को उन कार्य पर समय व्यतीत करना जो उन्हें न्यूनतम त्रुटियों के साथ सामग्री को समझने की अनुमति देती है। ठीक है, मतलब इसको अगर आसान भाषा में समझे तो आप ऐसे समझ सकते हो कि उनको अगर आप कोई चीज करा रहे हो, ठीक है, कोई आपने उनको कार्य दिया करने के लिए, तो वो अच्छे से उसको करे, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें गलतियां भी होगी, तो गलतियां सुधार करने के लिए आपको वो चीज थोड़ी उनको खुद से भी समझानी पड़ेगी, और आपको कोई टूल्स के माध्यम से उनको करा सकते हो, जिससे क्या होगा कि बार बार वो उस चीज में अगर जुड़ेंगे
तो उनके जो एरर्स है वो कम होते रहेंगे, यानी जो गलतियां वो कर रहे थे सीखते हुए वो कम होती रहेंगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा स्टूडेंट सक्सेस रेट में। ये थे हमारे की बिहेवियर, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक आप याद कर सकते हो, जैसे लेसन क्लैरिटी है पहला, तो एल हमने इसको ले लिया। इंस्ट्रक्शनल वैरायटी का आई हमने ले लिया। टीचर टास्क ओरिएंटेशन का टी हमने ले लिया। एंगेजमेंट इन लर्निंग का ई हमने ले लिया। ठीक है, और स्टूडेंट सक्सेस रेट का हमने एस ले लिया। तो ये जो लाइट्स हमारा बन गया, तो लाइट्स हो जाएंगे हमारे की बिहेवियर्स। ठीक है, ऐसे आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ये शॉर्ट ट्रिक भी लिख लेना और इसको समझ लेना। इसी में आगे आते हैं हमारे हेल्पिंग बिहेवियर्स। वो सारे थे की बिहेवियर्स, ये है हेल्पिंग बिहेवियर्स। ठीक है, इसमें पहला जो हमारा है वो है यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज, यानी छात्रों के विचारों का उपयोग करना। इनकॉर्पोरेटिंग एंड एक्नॉलेजिंग स्टूडेंट कंट्रीब्यूशन टू एनरिच लर्निंग, सीखने को समृद्ध करने के लिए छात्र योगदान को शामिल करना और स्वीकार करना। मतलब अगर कहीं ना कहीं छात्र अपने आप को एंगेज रखना चाह रहे हैं और खुद से भी कोई आइडियाज देते हैं क्लास में, कोई उनका सजेशन होता है या कोई टीचिंग से रिलेटेड या कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड ही कोई चीज उनको बतानी हो, तो आप उस चीज का उपयोग कर सकते हो अगर वो सही है, कि इससे वो चीज सही है और बच्चों को भी अच्छे से समझ आएगी, पूरी क्लास को अच्छे से समझ आएगी, तो आप उनके आइडियाज का उपयोग कर सकते हो क्लास में। ठीक, फिर आता है हमारा स्ट्रक्चरिंग, यानी संरचना। रीइंफोर्सिंग लर्न्ड कंटेंट एंड कनेक्टिंग इट टू न्यू मटेरियल, यानी सीखी गई सामग्री को मजबूत करना और इसे नई सामग्रियों से जोड़ना। तो इसको कैसे समझेंगे हम लोग, कि जो चीज, जैसे मान लो हमारी जो पहली क्लास हुई थी, ठीक है, तो आपने वो सारा जो कंटेंट था वो आप लोगों ने समझ लिया, याद कर लिया, आपको वो समझ भी आ गया। ठीक है, और जो आज मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये इसमें नया मटेरियल जुड़ रहा है। ठीक है, तो आप इसको भी समझो, इसको भी याद करो। यानी पुराना तो जो है वो भी आपको आना चाहिए, लेकिन आगे आगे आप उसमें और भी नई नई नॉलेज सीखते रहो, नई नई चीजों को जोड़ते रहो। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारा स्ट्रक्चरिंग में। अगला है क्वेश्चनिंग, स्टिमुलेटिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी महत्वपूर्ण सोच और समस्याओं को उत्तेजित करने के लिए। ठीक है, इससे क्या होता है, क्वेश्चनिंग अगर होती है तो जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है वो बच्चों की बढ़ जाती है। ठीक, तो ये हमारी क्वेश्चनिंग होगी। जो भी हमारी प्रश्न उत्तर की प्रक्रिया चलती है क्लास के अंत में हो जाती है कई बार, या अगले दिन पहले करा सकते हैं हम लोग क्लास के, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती है क्वेश्चनिंग में। फिर आता है हमारा प्रोबिंग, एनकरेजिंग डीपर अंडरस्टैंडिंग थ्रू फॉलो अप क्वेश्चंस। मतलब आपको क्या करना है, फॉलो अप प्रश्नों के माध्यम से गहरी समझ को प्रोत्साहित करना है। मतलब आपको प्रोबिंग करनी है, बच्चों के आपको क्वेश्चन पूछने हैं उनसे बार बार, जिससे क्या हो, जैसे आपने कोई एक क्वेश्चन पूछा, फिर उसी जो उन्होंने उत्तर दिया उसी में से आप नया क्वेश्चन निकाल के उनको दोबारा पूछो। इससे क्या होगा, उनकी समझ जो है वो बहुत ज्यादा गहरी होती जाएगी, क्योंकि उनको आगे से आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो उस तरीके से समझेंगे चीजों को और पढ़ के भी आएंगे कि इसमें ये चीजें होती है, उसके अंदर ये सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, तो ये आता है हमारा प्रोबिंग में, यानी क्वेश्चन के अंदर ही उनको और ज्यादा क्वेश्चन पूछना, इससे उनकी समझ गहरी होती है, उनकी सोच बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक, और सबसे लास्ट हमारा है पॉजिटिव टीचर लर्नर रिलेशनशिप, यानी सकारात्मक शिक्षक और शिक्षण संबंध। बिल्डिंग ट्रस्ट एंड इंथ्यूजियाज्म थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संचार के माध्यम से विश्वास और उत्साह का निर्माण करना। यानी जो एक टीचर और लर्नर का रिलेशनशिप होता है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, आपस में ट्रस्ट होना चाहिए। ठीक है, और कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन जब अच्छा होगा, क्लियर होगा, तो वो दोनों के लिए ही सही रहेगा, टीचर के लिए भी समझने में कि स्टूडेंट्स को किस चीज की नीड है। ठीक है, और स्टूडेंट्स को भी समझ जाएगा कि हमारा जो टीचर है इनके पढ़ाने का ये तरीका है, ये इस तरीके से हमको कराते हैं, या कोई भी अगर कोई डाउट अगर आता है तो अच्छे से आपस में डिस्कस करके उस चीज को क्लियर कर लेंगे। ठीक है,
समझ आ गया इतना सभी को? आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, यस मैम। ठीक है। मैम इसमें क्वेश्चंस